ऑलमोस्ट 12 नोटबुक्स आप लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग इस बात से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हाँ 12 नोटबुक तक हो चुकी है, वो जस्ट हैंड रेस करके मुझे अपना एग्रीमेंट दिखा। ओके, और जो लोग डिसएग्री कर रहे हैं वो भी बता दें। सबसे ज़्यादा यही पढ़ी है। अभी हमारा फोकस होगा नोटबुक नंबर 13 पे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमने पढ़े थे 1 में, उससे रेलेवेंट, और कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं और कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, उस पर हम जा रहे हैं। तो नोटबुक 12 मैंने ओपन कर लिए, 13 जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पार्ट 2 के नाम से यहाँ पर मेंशन है, इसकी मैं नोटबुक ओपन कर रहा हूँ साथ साथ। नोटबुक हम जैसे ही ओपन करते हैं, हमें पहला टॉपिक मिलता है। आप लोग रीड करके बताएं ताकि मुझे पता लगे आपकी विजिबिलिटी क्लियर है इसको पढ़ने के लिए। पहला टॉपिक क्या है? क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। सही है। वेरिएबल्स की डेफिनेशन आपको क्या याद है? क्या थी वेरिएबल्स की डेफिनेशन? वेरिएबल की डेफिनेशन आपने बताई जहां हम डेटा स्टोर कराते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? गलत। कैसे? हम पाइथन पढ़ रहे हैं, अगर पहली क्लास में थे शायद आपकी बात में मान लेते। अभी आपका जो स्टूडेंट जिस लेवल पर आप हैं, और आप सारे यहाँ पर टॉप स्टूडेंट्स बैठे हैं, वेरी करता तो है। हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट में हेलुसिनेशन दिखाएं। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम आपसे। ऑब्जेक्ट होगा भाई वेरिएबल। एक्सपर्ट लेवल के कैंडिडेट्स में काउंट हो सकते हो अगर आप अपने आप को समझते हो। हम क्या बना रहे हैं? मेमोरी में रेफरेंस बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्बास हसन। अब्बास हसन के लिए तो मेमोरी में रेफरेंस बना रहे हैं। हमें पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? अभी मैंने क्या बात बोली? हमें पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन क्या है। क्या मतलब है मेरी बात का? क्या मतलब है मेरी बात का? किसको समझ में आई है इस वर्ड की मीनिंग क्या है जो मैंने पूरी बात बोली? हमें ये मालूम होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। जो मैंने अभी सवाल करा था उन्होंने जवाब दिया सही, और उनके जवाब में मैंने उनको कमेंट करा है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमें ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। तो मेरे इस सवाल ये तो मैंने कहा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसकी क्या मीनिंग है, किसको समझ में आया? हमें बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ हमें नजर आ रही है उसके बैकग्राउंड पे क्या है। आपको इस टेबल से मेरी चेयर नजर आ रही है, इसमें बैठा हूँ इस टेबल के दरमियान से, यहाँ से तो आएगी नजर, वैसे आ रही है, लेकिन आपकी एब्स्ट्रैक्शन क्या आपको पता है? यहाँ चेयर रखी, समझे? अगर कोई गाड़ी चला रहा है और वो गाड़ी तेज जा रही है, एब्स्ट्रैक्शन है ना, अपना रेस्ट के ऊपर एक्सीलरेटर दिया हुआ होगा, तो ये एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से आती है? जब आपको उसकी नॉलेज होती है, आपको उसके बारे में पता होता है। जो आपकी अपनी फील्ड होती है जिसमें आप सारा टाइम लगाते हैं, जिसमें आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, उस फील्ड के आपको एब्स्ट्रैक्शन बता दी, सामने वाला एक चीज़ दिखा था, आपको उसका पूरा बैकग्राउंड क्लियर होता है। तो आप अगर पाइथन के डेवलपर हैं और आप अपने आप को समझते हैं अच्छा डेवलपर हो, तो आप हर चीज़ की एब्स्ट्रैक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फील होना चाहिए। फील मतलब अगर मैंने कोई नई चीज़ भी आपको दिखाई जो आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, जैसे आपको समझ में आया ये चीज़ ये काम करती है, उसके पीछे क्या हो रहा है आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए, तो हम आपको मान सकते हैं कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट। क्योंकि पाइथन के अगर सिंटैक्स हम पढ़ने जाए तो आप एक टाइम पे इस लेवल पर आ रही हैं आपकी नेवर एंडिंग चीज़ें तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। कितनी चीज़ें पढ़ूँ, कितनी समझूँ, कितनी सीखूँ। तो जब मैं मार्केट में जाऊंगा, किसी इंडस्ट्री में काम करूंगा, तो प्रोडक्ट मेरे पास होगा, तो क्या ये सब पढ़ना जरूरी है? और अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो मेरा क्या होगा? तो उसका जवाब है कि आपका एब्स्ट्रैक्शन क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। कोई नई चीज़ भी आई, आप उसको सिर्फ देखोगे, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आपको हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए जो कोर हो, तो इसका मतलब फ्यूचर के 100 टॉपिक आपको पहले से पता है, वो सिर्फ आपने देखने, रिव्यू करने और आपको पहले से मालूम है। तो यहाँ पर क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल्स की बात हो रही है। वेरिएबल मतलब हम कहीं पर डेटा स्टोर करा रहे हैं, उसका रेफरेंस रख रहे हैं। स्टैटिक मतलब क्या? फिक्स। कैसे फिक्स? ठीक है, और बताएं, ये बताएं जो फिक्स वैल्यू होती है ये स्टैक होती है या हीप होती है? कौन सी मेमोरी होती है? अरे सचिव कह रहे हैं आपका इंटरनेट है ना? हीप डायनेमिक होती है और स्टैक जो लॉन्ग टर्म होती है।
कब? अच्छा एक बात बताए, फंक्शंस कितने लोगों को मालूम है कि फंक्शन है और इस तरह चलते हैं? एग्रीमेंट बताया ना, ठीक है, आप सबको फंक्शन मालूम। फंक्शन रिटर्न करता है, रिटर्न में आपको क्या मिलता है, क्या वैल्यू होती है? अगर आपने फंक्शन में रिटर्न नहीं लगाया तो वैल्यू नहीं होती कोई, नन वैल्यू होती है। और अगर आपने रिटर्न लगाया तो जो रिटर्न आपने लगाया वो वैल्यू होती है। करवा रहे हैं वो तो मुझे बताएं वो वैल्यू कहाँ रखी होती है? आप बोलेंगे मेरे कंप्यूटर के अंदर रखी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी में रखी होती है, इतना जवाब नहीं देना। मेमोरी मतलब रैम, मेमोरी में किस कंपोनेंट में रखी होती है? कितने लोग कह रहे हैं कि फंक्शन जो रिटर्न करता है उसकी मेमोरी, क्या बताया आप लोगों ने? स्टैक वाले कितने कितने लोग कह रहे हैं स्टैक मेमोरी होती है, और कितने लोग कह रहे हैं स्टैक के अलावा जो दूसरी हीप मेमोरी है वो होती है? क्यों खामोश? गिनती के 6 लोगों ने भी हाथ नहीं उठाया, 6 8 और 2 मिला लो, बस 8 ही होंगे। मुझे ये बताएं, एब्स्ट्रैक्शन क्यों नहीं पता आप लोग टॉप स्टूडेंट्स हैं? कितने लोग एग्री कर रहे हैं आप लोग टॉप स्टूडेंट्स हैं? और डिसएग्री वाले कितने? और न्यूट्रल पार्टी जो है वो? अस्सलामुअलैकुम। तो कल हमने सेरेमनी की क्लास में क्या सीखा? हमने हीप और स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेमोरी में डिफरेंस सीखा। तो आपके पास हीप मेमोरी एलोकेशन और वर्सेस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? हीप मेमोरी एलोकेशन में ये होता है कि ये जो होती है हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी एलोकेशन होती है। जब हम स्ट्रेस कोई क्रिएट करेंगे तो हमारे पास जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है इंस्टेंस में, वो टेम्परेरी तौर पे हो रहा है, वो हीप मेमोरी एलोकेशन। और जो हमारी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, वो जब हम क्लास वेरिएबल बनाते हैं तो वो बेसिकली क्लास वेरिएबल आपका फिक्स्ड और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में सेव होता है। और हमारे पास स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो कंपाइल टाइम पे होती है, और हमारे पास हीप मेमोरी एलोकेशन हमारे पास रन टाइम पे होती है। क्लास वेरिएबल वो होते हैं जो हमारे पास शेयर होते हैं, सारे इंस्टेंस जितने भी आप इंस्टेंस बनाएंगे सबको क्लास वेरिएबल शेयर हो रहा होता है। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि जो ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट का जो भी काम है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ही मुंसलिक होगा, यानी कि वो सिर्फ उसी तक होता है, वो हर जगह शेयर नहीं होता। जिस ऑब्जेक्ट से जो काम लेना है उसकी सेपरेट एलोकेशन होती है। अगर हम क्लास वेरिएबल को कभी भी चेंज करेंगे तो जो भी इंस्टेंस उस क्लास वेरिएबल को यूज कर रहा होगा तो उन सब में चेंजेस होगी। जबकि जब हम इंस्टेंस वेरिएबल में चेंज करेंगे तो वो सिर्फ उसी के चेंजेस होंगी जो कि वो खुद है, यानी कि सेल्फ, मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है पर्टिकुलरली सिर्फ वही चेंज होगा जब उसमें चेंजेस हो। अब बात कर लेते हैं क्लास बैंक अकाउंट। अब ये हमारे पास एक क्लास है बैंक अकाउंट की, और उसमें हमारे पास अकाउंट नंबर क्या है? हमने ये 365465 एक जनरल अकाउंट नंबर बता दिया, और ये हमारे पास कौन सी टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। और हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर लिया है, और इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक अकाउंट नंबर का वेरिएबल बनाया है, सेट डॉट अकाउंट नंबर, और इसमें हमने चेंजेस कर दिए, यानी कि जो आपका ऊपर अकाउंट नंबर था अब वो चेंज हो गया है 654 और ये करके। अब बात कर लेते हैं इंस्टेंस की। हमने अमीन अकाउंट का एक इंस्टेंस बनाया है और उसमें आपने कॉल कर दिया है किसको? बैंक अकाउंट की क्लास। और एक हमने हुजैफा अकाउंट बनाया है और उसमें कॉलन लगा के उसको बता दिए, जैसे आप टाइप बताते हैं ना वैसे आपने क्लास की टाइप बता दी है बैंक अकाउंट। देखिए जब हम इस पे एक होवर कर रहे हैं तो आपके पास क्लास लिखा हुआ है, ये आपको रेफर कर रहा है कि हुजैफा की टाइप क्या है, क्लास, कौन सी क्लास? बैंक अकाउंट की। तो हमने एक हुजैफा का इंस्टेंस बना लिया और एक अमीन का। अब आपने जब प्रिंट करवाया है अमीन अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर, अमीन अकाउंट के
अकाउंट में से क्या मौजूद है, क्योंकि वो इस वक्त डायरेक्ट कॉल हो रहा है, उस वक्त उसमें क्लास वेरिएबल मौजूद है, यानी कि जो कि अपडेट हो गया है आपके कंस्ट्रक्टर में। अगर हम फर्ज कर लें कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल ना करें, तो हमारे पास 365 465 ही कॉल, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब मैं इसको कॉल कर, तो सबसे पहले 365 465 कॉल हुआ है, यानी कि अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। जब हम इसको कंस्ट्रक्टर में अपडेट कर रहे हैं तो बेसिकली ये ओवरराइड हो जाएगा आपका अकाउंट नंबर क्लास वेरिएबल, क्योंकि ये। अब मैं इसको अनकमेंट करके आपको बताती हूँ कि अब क्या प्रिंट होगा। देखें, अब ये अपडेट हो गया क्लास वेरिएबल, तो जो जो लोग इस क्लास वेरिएबल को शेयर कर रहे होंगे और इसमें अपडेट हुए तो सब में अपडेट हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करवाया है, अकाउंट नंबर किसका, अमीन अकाउंट का। तो वो कैसे किया है, अमीन अकाउंट का आपने स्ट्रेस कॉल किया है और उसमें मेथड मतलब एट्रीब्यूट कॉल कर दिया अकाउंट नंबर का। अकाउंट नंबर हमारे पास क्या था, क्योंकि अपडेट हो गया था 65 से, तो वो ये हमारे पास आ गया। अब बात कर लेते हैं कि जब हमने हुजैफा का अकाउंट नंबर कॉल किए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, तब भी वही रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ये दोनों इस वक्त क्या किसको शेयर कर रहे हैं, क्लास वेरिएबल को। अब हमने क्या किया है कि बैंक अकाउंट और अकाउंट नंबर के अंदर आपने XYZ डाल दिया, यानी कि जो अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट का है वो अब XYZ होता है। तो जब हम बैंक अकाउंट और अकाउंट नंबर को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, तीसरी दफा में XYZ होगा। और जब हम अमीन अकाउंट के अकाउंट नंबर को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है जो पहले था। तो ये हमारे पास रिजल्ट वही क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास हमने चेंजेस किसमें किए, हमने क्लास वेरिएबल में चेंज किया, इंस्टेंस वेरिएबल में चेंज नहीं किया। इंस्टेंस वेरिएबल अभी वही है जो हमारे लास्ट टाइम था, क्योंकि हमारा इंस्टेंस जो है वो अफेक्ट नहीं करता ये सेल्फ अकाउंट नंबर है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल में चेंजेस होंगी तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे। अब हमने क्या किया है उसके बाद, अमीन अकाउंट के अंदर चेंजेस किए, जब हमने इन अकाउंट को ABC कर दिया है तो हमारे पास अमीन अकाउंट अब चेंज होकर आ जाएगा ABC, क्योंकि अब हमने इंस्टेंस वेरिएबल को चेंज किया। अब हमने इसकी प्रैक्टिस करके देखी थी, कुछ चीजें और देख समझने की कोशिश की थी स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। आपके पास बैक अकाउंट क्लास है और इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, अभी इसमें सिर्फ क्लास वेरिएबल है। आपने एक हुजैफा का अकाउंट बनाया है और उसको आपने टाइप बता दिए ये बैंक अकाउंट की क्लास है, और उसमें बैंक अकाउंट को कॉल कर दिया। जब आप हुजैफा का अकाउंट नंबर कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 365 465 आ जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे practice.py। तो ये हमारे पास क्या आया है, 365 435। तो ये वही आया है जो क्लास वेरिएबल। फिर आपने इसमें अपडेट की बैंक अकाउंट और अकाउंट नंबर, अब ये आपने क्या कर दिया, XYZ। फिर जब आपने बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर को कॉल किया है तो क्या आया आपके पास, XYZ आ गया। अब फिर जब आपने जाकर हुजैफा के अकाउंट में चेंजेस किया और उसमें आपने डाल दिए change 1, और फिर जब आपने हुजैफा का अकाउंट नंबर प्रिंट किया है तो ये क्या था, हमारे हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल। तो जब इंस्टेंस वेरिएबल को चेंज करेंगे तो हमारा सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल चेंज होगा।
और हमारा जो अकाउंट नंबर है जो पहले हमारे पास XYZ हमने किया हुआ था वो वही रहेगा। तो ये हमारे पास क्लास वेरिएबल वही रहा। उसके बाद हमने क्या सीखा था, क्योंकि हमारे पास क्लास वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, और ये हमारे पास कंपाइल टाइम पे मौजूद होते हैं। यानी कि इसमें जो चेंजेस हो रही है वो उस वक्त हो रही है जब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। और जब हम रन टाइम पे चीजों को चेंज कर रहे हैं तो वो कब चेंज हो रही है, ये कहाँ पर चेंज हो रही है, जब हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास इंस्टेंस पे कौन सी मेमोरी लग रही है, हीप लग रही है, और हमारे पास क्लासिफाई वेरिएबल पे कौन सी मेमोरी लग रही है, स्टैटिक। इसके बाद हमने क्या देखा था, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। कंपोजिशन और एग्रीगेशन रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, अगर आप कार और इंजन का रिलेशनशिप की बात कर लें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। कंपोजिट और एग्रीगेशन का रिलेशनशिप पड़ा था जिसमें यूजर एक है क्लास और एक बैंक अकाउंट क्लास है, और ये दोनों जो हैं इनके अंदर कंपोजिट यानी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर हम बैंक अकाउंट को रिलेट करते हैं तो हमारा यूजर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यूजर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। जबकि हम हमारे पास रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी यानी एक ब्रांच है बैंक की, जब आप अकाउंट अपना डिलीट करेंगे तो आपके पास जो ब्रांच है बैंक की उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारे पास कंपोजिट और एग्रीगेट रिलेशनशिप, ये है सारे रिलेशनशिप होते हैं हमारे पास पाइथन में। ने डेकोरेटर फंक्शन पढ़ा था। डेकोरेटर फंक्शन में क्या होता है, डेकोरेटर फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले आपने जो डेकोरेटर ऊपर लिखा हुआ है कॉल करेगा ये, और उसमें जो रेपर फंक्शन है प्रिपेयरिंग ग्लास विद स्ट्रॉ ये कॉल होगा। उसके बाद ये असल फंक्शन पे आएगा, यानी जो कोकोनट का फंक्शन आपने बनाया है उसको कॉल कर रहे हैं वो डेकोरेटेड फंक्शन के बाद कॉल होगा। यानी कि पहले हमारे पास प्रिपेयरिंग ग्लास विद स्ट्रॉ कॉल हो रहा है और उसके बाद आपके पास कोकोनट वाटर कॉल हो रहा है। हमने एमआरओ भी पढ़ा था। एमआरओ में बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही होती है और आपको ये देखना होता है कि बेसिकली कौन सा मेथड हमने कॉल करना है। तो एक क्लास ये है, उसमें एक फंक्शन है रन का, एक क्लास भी है वो इनहेरिट कर रही है एक को, और उसमें भी फंक्शन है रन का, वो प्रिंट कर रहा है बी। सब क्लास सी है उसमें भी फंक्शन है ए का और वो प्रिंट कर रहा है सी को। मगर जो क्लास डी है वो दो चीजों को इनहेरिट कर रही है, दो क्लासेस को, एक बी को और एक सी को। तो जब हम क्लास डी को कॉल करेंगे तो वो कौन से मेथड को बेसिकली प्रियोरिटी देगी, इसमें मेथड रेजोल्यूशन टेक्निक लग रही होती है। तो सबसे पहले ये किसको देखेगी, हमने जब कॉल किया तो उसने देखा कि बी और सी के अंदर जो मेथड कॉल हो रहे हैं उसमें से मुझे कौन किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास डी कॉल होगी, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें इनहेरिटेंस हो रही थी। तो जब उसने देखा कि क्लास बी मौजूद है उसने क्लास बी के मेथड को कॉल कर लिया, और उसके बाद क्लास सी और क्लास ए को उसने आगे जाके देखा, मगर उसने प्रायोरिटी दी। तो इस तरह हमारे पास मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर पर प्रायोरिटी दी जा रही होती है, कौन से मेथड को हमने कॉल करना है जब हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस और एक ही ऐसे मेथड कॉल। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।